नमस्कार, मैं चंदना मित्रा, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज, पाली। मैं आप हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 के जनजातियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल्स के जो आधार हमने लिए हैं, उसमें से 2 आधारों पर बात कर चुकी हूँ और आज हम बाकी 2 आधारों पर बात करेंगे। मैंने जनजातियों के वर्गीकरण के जो आधार लिए हैं, वो आधार है ज्योग्राफिकल, भौगोलिक वर्गीकरण, भाषाई वर्गीकरण या लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। तीसरा है रेशियल क्लासिफिकेशन या प्रजातीय वर्गीकरण और चौथा है कल्चरल क्लासिफिकेशन या सांस्कृतिक वर्गीकरण, जिसके 2 विभागों के 2 वर्गों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जैसे भौगोलिक तथा भाषाई वर्गीकरण पर। आज हम प्रजातीय वर्गीकरण तथा सांस्कृतिक वर्गीकरण पर बात करने जा रहे हैं। प्रजातीय वर्गीकरण पर हम बात करेंगे। प्रजातीय वर्गीकरण में डॉक्टर बी.सी. गुहा, डॉक्टर हट्टन तथा डॉक्टर मजुमदार ने 6 विभाजन किए हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण है निग्रिटो प्रजाति, जो कि भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले प्रजाति हैं। प्रजातीय वर्गीकरण मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किए हैं, जिसमें निग्रिटो प्रजाति के जो शारीरिक विशेषता है वो है उनके काला रंग, उनके कद छोटे होते हैं, उनके सिर चौड़े होते हैं, उनके बाल ऊन की तरह ऐंठे हुए होते हैं, उनकी नाक चौड़ी तथा छोटी होती है और उनके होंठ मोटे होते हैं। ये मुख्य रूप से निग्रो प्रजाति की ही एक उपशाखा है। केरल की कादर तथा पुलाया जनजाति, असम की नागा जनजाति और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में रहने वाले इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद निग्रिटो जनजाति के कुछ जनजातियां झारखंड के पूर्वी हिस्सों में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजातियों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रजाति आते हैं वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो जनजातियां हैं वो गुहा के अनुसार भारत में बाहर से आके रहने वाले प्रजातियों में सबसे पहला प्रजाति माना जाता है। उनके शारीरिक लक्षण जो है वो है उनके त्वचा के रंग चॉकलेटी होते हैं, उनके नाक चौड़े होते हैं, उनके होंठ मोटे होते हैं, उनके कद छोटा, उनका सिर लंबा तथा उनके बाल काले तथा घुंघराले होते हैं। भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में रहने वाले अधिकांश जनजातियां इस जनजाति के हैं, इस प्रजाति के हैं। तीसरे प्रजाति के जो है वो है मंगोलायड। यह भारत के उत्तरी भागों में मंगोलायड प्रजाति के शारीरिक लक्षण वाले जनजातियां पाई जाती हैं। इनके जो शारीरिक विशेषता होती है वो है चौड़ा सिर, औसत कद, इनके त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है, इनके चेहरा गोल होता है, इनके शरीर पर बालों की मात्रा कम होती है, इनकी आंखें भारी तथा अधखूली होती है, इनके नाक छोटी और चपटी होती है। डॉक्टर गुहा ने इन प्रजातियों को 2 शाखाओं में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन मंगोलायड, दूसरा है तिब्बती मंगोलायड। प्राचीन मंगोलायड जनजातियां उत्तरांचल के उत्तरी क्षेत्र, असम के अधिकांश क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में पाई जाती है और तिब्बती मंगोलायड की जनजातियां असम के पूर्वी भागों, तिब्बत तथा भूटान में रहती हैं। इसके फोर्थ है भूमध्य सागरीय प्रजाति।
की जनजातियां। भूमध्य सागर के बारे में डॉक्टर गुहा ने कहा कि जो लोग भूमध्य सागर की ओर से भारत आए और उन्हें इस प्रजाति के अंदर रखा जाता है। इस प्रजाति के शारीरिक विशेषता ये है कि इन लोगों के सिर तुलनात्मक रूप से कुछ लंबे होते हैं। केरल तथा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बसने वाली जो जनजातियां हैं, ये इस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो जनजातियां हैं वो भारत के मूल जनजातियों के मूल निवासियों के साथ संपर्क में आने के फलस्वरूप एक नई शाखा के रूप में विकसित हुए हैं, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति का पूर्वी प्रकार कहा जाता है। राजस्थान की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद पांचवा जो विभाजन है वो है चौड़े सिर वाली प्रजाति। इन्हें वो जाता है। जनजातियों में इस प्रजाति के से है अल्पाइन शाखा, दूसरा है दिनारिक शाखा। जो अल्पाइन शाखा वाले जो पांचवा वर्ग है चौड़े सिर वाले प्रजाति। इस प्रजाति का मूल निवास स्थान पश्चिमी तथा मध्य यूरोप माना जाता है और इन जनजातियों को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है अल्पाइन शाखा, दूसरा है दिनारिक शाखा। अल्पाइन शाखा की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो है उनके त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा रंग का होता है। उनके कद मध्यम होते हैं, उनके कंधे चौड़े होते हैं, उनकी नाक छोटी तथा ऊंची होती है। गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश जनजातियों में इस शाखा के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दिनारिक शाखा। दिनारिक शाखा जो है वो उनकी जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो होती है कि उनकी माथा ढलवा माथा होता है, उठी हुई ठोड़ी होती है, उनका सिर का पिछला भाग चपटा होता है और उनके त्वचा का रंग जैतून से लेकर के काले रंग तक की होती है। उनके कद औसत होता है और उनके होंठ पतले होते हैं। उड़ीसा तथा बंगाल में रहने वाले अधिकांश जनजातियां दिनारिक शाखा के होते हैं। इसके बाद छठवां जो प्रजातीय समूह है वो है नार्डिक। गुहा के अनुसार बाहर से आकर करीब 1500 वर्ष पहले इन्होंने भारत में बसे थे और आरंभ में उन्होंने पंजाब में बसे, बाद में भारत के दूसरे प्रांतों में फैले। इनके जो शारीरिक विशेषता है वो इनके सिर लंबे होते हैं, इनकी नाक ऊंची तथा पतली होती है, इनके होंठ पतले होते हैं, इनका कद औसत से कुछ लंबा होता है और इनके त्वचा के रंग सफेद से लेकर गेहुआ तक का होता है। इनके बाल सीधे होते हैं। ये जो जनजातियां हैं यह कश्मीर, राजस्थान तथा मध्य भारत के उत्तरी हिस्सों की जनजातियां यहाँ होते हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक वर्गीकरण। संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण, जिसे डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर दुबे तथा बैरियर एल्विन ने इस पर अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। बैरियर एल्विन ने सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ऐसे जनजाति समूह जो कि अभी भी आदिम स्थिति में हैं, जो भाड़िया, जुआंग तथा बांदो इस जनजाति समूह के अंतर्गत आता है और यह अभी भी दुर्गम स्थलों पर रहते हैं और सभ्य समाजों के साथ संपर्क में नहीं आना चाहते, बल्कि वे सशंकित रहते हैं। दूसरा वर्ग जो है वो है सभ्य समाज के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। तीसरा जो समूह है वो है सभ्य समाज के संपर्क में आने के बावजूद वह अपने धर्म, विश्वास, प्रथाओं, परंपराओं में उनमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और चौथा जो वर्ग है वो है जिसे
बैरियर एल्विन ने कुलीन जनजाति कहा है, ये जनजातियां जो है वह बाहरी जनजातियों के संपर्क में आने के बावजूद वह अपनी मौलिक संस्कृति को भी बरकरार रखा है, जैसे नागा, भील आदि जनजातियां। इसके बाद आते हैं मजुमदार का वर्गीकरण। डीएन मजुमदार ने जो वर्गीकरण किया है वह मजुमदार ने सांस्कृतिक सभ्य समाज से अछूता है। यह प्रथम स्तर की जनजातियां उन्होंने कहा है। वो अभी भी निर्जन स्थानों पर रहते हैं और आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा है, दूसरी श्रेणी की जनजातियां जो है वो सभ्य समाजों के संपर्क में आए हैं, उनकी संस्कृति से प्रभावित हुई है और इसलिए उनके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। तीसरा जो वर्ग है वो सभ्य समाज के संपर्क में आए हैं और उनसे प्रभावित होने के बाद भी उनमें कोई विशेष प्रकार के समस्या नहीं आई है। सांस्कृतिक आधार पर डॉक्टर एस.सी. दुबे ने जनजातियों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है, जो कि बहुत कम मात्रा में वो जनजातियां बाहरी सभ्यता से प्रभावित हुए हैं। दूसरा जो है वो है, बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से वे प्रभावित तो हुए हैं, परंतु वे अपनी संस्कृति तथा संगठन की विशेषता को बनाए रखा है। तीसरा जो है वो है, अपने संगठन को बनाए रखकर वह अन्य जनजातियों के साथ, अन्य समूह के साथ घुल मिलकर रहते हैं। चौथा जो है वो है, वह बाहरी समूह के संपर्क में या बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप समाज में उनकी हीन स्थिति उत्पन्न हुआ है। और पांचवा जो है कि कुछ जनजातियां हैं जो समाज में उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण उच्च सामाजिक स्थिति को प्राप्त किया है। ये थे सांस्कृतिक वर्गीकरण। अतः आज हम इन चारों आधारों पर इन वर्गीकरणों का को संपूर्ण किया है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे ईमेल में पूछ सकते हैं, जो कि मेरा ईमेल आईडी है dr.chandanamitra@gmail.com। उसमें आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर से मैं मेरा ईमेल आईडी बताना चाहूँगी, dr.chandanamitra@gmail.com। नमस्कार।